हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज जानी थी। इसके बाद हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को जान रहे। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी सरफेस, किसी भी सतह से कितनी फील्ड लाइन, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं। इससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता चलता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सर्फेस। Although an electric field cannot flow by itself, it is a way of describing electric field strength at any distance from the charge creating the field. अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जो है अपने फ्लो को डिसाइड नहीं कर पाती है। उससे हमें ये नहीं पता चलता है कि जो फ्लो है, जो बहाव है, वो किस तरफ। तो इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प लेते हैं। The electric field E can generate a force on an electric charge at any point in the space. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E की बात करते हैं तो वो कोई भी फोर्स होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कोई भी एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे जो फोर्स है वो कितना होगा, इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलता है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो उस सतह से कितनी लाइन, कितनी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो। अब पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जब हम बात करते हैं लाइंस की जो इससे गुजर रही है, जो कि कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है या लंबवत होती है। अगर फील्ड लाइन ज्यादा है तो हमने क्या कहा था कि जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा। अगर दूर दूर होंगी फील्ड लाइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, ये हमने देखा था। तो इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो जहां पे फील्ड लाइन ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, विद्युत क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी जगह पर कम होंगी, दूर दूर होंगी, तो क्या होगा, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी कम हो। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र या बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी भी एरिया से कोई भी जो आपकी परपेंडिकुलर फील्ड लाइन गुजरती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। जो लाइंस गुजरती हैं और जितनी एक सरफेस से या एरिया से जितनी लाइन गुजरती है उससे हमें इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता चलता है, या इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई सिंबल। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स की, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर यानी अदिश राशि। अदिश राशि का अर्थ होता है कि इसकी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, यानी दिशा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होती। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इन तीनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी सतह से कितनी लाइन गुजरती है, इससे हमें उस जगह का फ्लक्स का पता चलता है। अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स आपकी तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। दूसरा है एरिया यानी क्षेत्रफल, जिस एरिया से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है वो एरिया कैसा है उसके ऊपर निर्भर करती है। तीसरा, इन दोनों के बीच का जो कोण है,
जो एंगल है, यानी ई और ए के बीच का एंगल। ए मतलब हम एरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर की सतह दिख रही है, ठीक है, तो इसकी जो वेक्टर है, इस एरिया का जो वेक्टर होगा वो किधर की तरफ होगा, ऊपर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो है ये आपका क्या है, ए या एरिया वेक्टर, ठीक है। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे पास हो रही है। अगर हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो आपका थीटा है। तो जो आपका फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर निर्भर करता है, इसके एरिया के ऊपर निर्भर करता है, और इनके बीच का जो एंगल है, कोण है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारी जो सतह थी वो एक समतल सतह थी, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी सतह आ जाए जो कि कैसी है, उबड़ खाबड़ है, एकदम प्लेन नहीं है, तो ऐसी सतह में हम क्या करते हैं, हम क्लोज इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। यानी जब भी हम इस एरिया से, ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल आपका सिमेट्रिक नहीं है, उससे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। और इस केस में हम जो आपका एरिया जो हम लेते हैं वो क्लोज इंटीग्रल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज इंटीग्रल की बात करते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एरिया है, जो सतह है, वो क्लोज है, ठीक है। तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई कॉस थीटा डी ए। तो ये भी आपका क्या है, जो सिमेट्रिक सरफेसेस नहीं होती उनके लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। अब अगर हम नॉन सिमेट्रिक सरफेस की बात करें, जो आपकी ये सतह है, इसकी अगर हम बात करें तो इस सतह में आप जानते हैं फील्ड लाइन इस तरीके से गुजरेंगी, कुछ इस तरीके से फील्ड लाइन जाएंगी। ये क्योंकि ये सतह कैसी है, सिमेट्रिक नहीं है, एक जैसी नहीं है, कहीं पे कैसी कहीं पे कैसी, तो हर पॉइंट पे जो है एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस बिंदु की बात करें, तो यहाँ पे फील्ड आपकी इधर की तरफ है, ये ई है, और जो ये आपका एरिया है ये इधर की तरफ हो जाएगा। या अगर हम इस सरफेस की बात करें, एरिया वेक्टर इधर होगा, फील्ड इधर होगी। तो आप देख सकते हैं जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है। किससे बड़ा बन रहा है, 90 डिग्री से बड़ा, cos 90 से बड़ा। तो इस केस में, यानी जो ये केस है जिसे हम ए जो सरफेस है इसकी बात कर रहे हैं, तो इस केस में जो कोण है वो 90 से ऊपर है, ठीक है, 90 से ऊपर है। तो 90 से ऊपर है, cos अगर 90 से ऊपर हो जाएगा तो आपका नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका cos थीटा की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। वहीं अगर हम इस सतह की बात करते हैं, जैसे कि ये सतह है, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो इधर हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम का है। तो यहाँ पे जो cos थीटा है उसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, यानी धनात्मक होगी। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस सतह की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा यही है और एरिया की भी दिशा यही है। तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है, और cos 0 होता है आपका 1। तो यानी इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो E और A के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और जो क्षेत्रफल है दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। यहाँ पे हमने 0 डिग्री की बात करी। इसी तरीके से अगर हम इस सतह को लेते हैं, यहाँ पे कोई सतह है, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, और आपकी फील्ड इधर जा रही है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। अब cos 90 0, यानी फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है।
तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग सतह पर आपकी जो वैल्यू है, कहीं पे दोनों का प्रोडक्ट आ रही है, कहीं पे जीरो आ रही है, कहीं पे पॉजिटिव है और कहीं पे आपकी नेगेटिव यानी ऋणात्मक, यानी कहीं पे आपका जो फाई है वो ऋणात्मक है, उसका मान ऋणात्मक है, कहीं पे उसका पॉजिटिव है, धनात्मक है और कहीं पे शून्य। तो इसको आप इधर से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्लक्स है थीटा के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है और किस तरीके से थीटा है वो अलग अलग सतह के लिए वैरी करता है। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं, इसमें आपका जो एरिया वेक्टर ये है, एरिया ये है, क्षेत्रफल ये है, तो ये इधर की तरफ हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर। फील्ड इधर है, तो इनके बीच में एक कोण बन रहा है जो कि छोटा है 90 से। दूसरा ये वाला है, तो यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है। तीसरा ये है, यहाँ पे आपका सरफेस वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है। तो इस तरीके से जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं कि किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो आता है। अब आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब जब भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं तो डायपोल द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव है, दो पोल है, एक पॉजिटिव है, एक धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है। अब ये जो दो ध्रुव हैं, जो पोल हैं, ये एक दूरी पर स्थित, एक डिस्टेंस पर स्थित है जिसे हमने 2a मान लिया। यानी हमारे पास दो चार्ज हैं जो कि एक पॉजिटिव है, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है और दोनों के बीच में एक दूरी है जिसे हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? ये एक सिस्टम है जिसमें आपके पास दो जो है आवेश हैं, चार्ज हैं, एक निकाय है जिसमें दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और दोनों एक दूरी पे, कितनी दूरी पे है? 2a डिस्टेंस पे। An electric dipole is a pair of equal and opposite points, charges minus q plus q separated by a distance 2a. वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी जो आपके चार्जेस होंगे दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे और ऑपोजिट होंगे और एक दूरी पे दोनों स्थित होंगे। द डायरेक्शन फ्रॉम q to minus q is said to be the direction of dipole. और अगर हम बात करें जो q से माइनस q की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डायपोल की डायरेक्शन कहते हैं, यानी जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी दिशा की। अब अगर हम बात करें एक जो मोमेंट होता है, एक आघूर्ण जो है इसमें डेवलप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर Q इंटू 2। अब P क्या है? आपका डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या है? चार्ज, आवेश। यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, बिंदु आवेश की बात करते हैं। तो एक आपको जो बिंदु आवेश है दोनों सेम है, दोनों एक जैसे हैं, तो उसकी वैल्यू, और जो 2a है वो इसके बीच की दूरी है। Where P is electric dipole moment pointing from negative charge to positive. अब अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव से यानी ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ पॉइंट करता है। The electric dipole moment is always directed from negative charge to positive charge. The SI unit of electric dipole moment is कूलम मीटर। अब अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो क्या होती है? कूलम मीटर होती है। कैसे होती है? Q क्या है? आवेश है, चार्ज, तो ये कूलम होता है। 2a क्या है? डिस्टेंस, दूरी, मीटर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? कूलम मीटर। किसी एक प्लस q या माइनस q आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी जब भी हम जो आपका आवेश है, चार्ज है, और उसको उन दोनों के बीच की, यानी दोनों चार्ज जो आवेश है उनके बीच की दूरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण जो है प्राप्त होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। यहाँ एक सदिश राशि है, यानी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं किसकी, डायपोल मोमेंट की, तो वो कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसका जो है परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलम मीटर है। अगर हम इसका एसआई मात्रक देखें, ठीक है, इसका एसआई यूनिट देखें तो क्या है, कूलम मीटर है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। तथा इसका विमेय सूत्र, अब हम उसकी बात करते हैं डायमेंशन की। किसकी बात कर रहे हैं, डायमेंशन की, यानी विमेय सूत्र की। तो विमेय सूत्र क्या है इसका, LTA होता है। इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी जो है दिशा या डायरेक्शन होती है। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल, द्विध्रुव का भौतिक महत्व। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि आपका CO2 हो गया, CH4 होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे आपका H पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, इसी तरीके से O पॉजिटिव है, C कैसा है, नेगेटिव चार्ज। अब क्या है, ये किसकी तरह कार्य करता है, एक डायपोल की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज बॉडी है। अब ये क्या है, एक दूरी पे है, एक दूरी पे होता है। अब क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका सेंटर ऑफ मास एक साथ कोलाइड करता है, तो इनके बीच में जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। अगर दो हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल है उसमें दो जो आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब इनका सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करता, एक दूसरे पे नहीं होता है, तो आपका जो वो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल कुछ, अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आपका H2, ठीक है, वाटर। और इसी तरीके से अगर हम बात करें जो आपके वो मॉलिक्यूल जो पोलर नहीं होते, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, वो आपके CO2 और CH4 होते हैं। H2O की बात करें, H2O क्या है, आपका पोलर मॉलिक्यूल है, यानी इसका क्या है, डायपोल मोमेंट होता है। In most molecules, the center of positive charges and of negative charges lies at the same place. यानी ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिनके सेंटर का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों एक ही जगह पे होते हैं, एक ही प्लेस पे होते हैं। Therefore, their dipole moment is zero. इस कारण इनका जो डायपोल मोमेंट होता है, जो इनका क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। CO2 and CH4 are of this type of molecule. अगर हम CO2 और CH4 की बात करें तो ये इसी तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। However, they develop a dipole moment when an electric field is applied. अब अगर आपके पास इस तरीके का मॉलिक्यूल है जिसका कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, जैसे कि CO2 CH4, लेकिन जब आप उस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र उस पर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो क्या होता है, उसका एक जो है जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं रहता है, उसका कुछ डायपोल मोमेंट हो जाता है और वो कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। But in some molecules, the center of negative charges and of positive charges do not coincide. पर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ चार्ज जो है पॉजिटिव का नेगेटिव का दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है, आपस में कोइंसाइड नहीं करते।
Therefore they have a permanent electric dipole moment. यही कारण है कि इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगाई है तभी भी क्या है इसमें डायपोल मोमेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं CO2 CH4 की, तो इसमें क्या होता है, इसमें नहीं होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तभी इसमें डायपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। अगर हम H2O की बात करें, पानी की बात करें, तो पानी क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पोलर होता है। कैसा होता है, पोलर होता है। वेरियस मटेरियल गिव राइज टू interesting properties and important application in the presence and absence of electric field। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, यानी जब वो है जब नहीं है, तो उस समय क्या है, हमें अलग अलग इसकी जो है प्रॉपर्टीज पता चलती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि वो मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट जो है 0 है, 0 है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लगाते हैं उसमें तो वो क्या हो जाता है, कुछ हो जाता है उसमें, मतलब उसमें वो पोलर बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड के भी पोलर होते हैं। अधिकांश अणुओं में धनात्मक आवेशों और ऋणात्मक आवेशों के केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं, अतः इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। CO2 और CH4 इस प्रकार के अणु हैं। हालांकि जब कोई विद्युत क्षेत्र लागू किया जाता है तो वे एक द्विध्रुव आघूर्ण विकसित करते हैं, लेकिन कुछ अणुओं में ऋणात्मक आवेशों और धनात्मक आवेशों के केंद्र मेल नहीं खाते हैं, इसलिए उनके पास विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी एक स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ऐसे अणुओं को ध्रुवीय अणु कहते हैं। पानी के अणु H2O इस प्रकार का एक उदाहरण है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विभिन्न सामग्रियां दिलचस्प गुणों और महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को जन्म देती है। अब आपका अगला टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। कहाँ पर, एक्सियल लाइन में। एक्सियल लाइन यानी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास हमारे पास क्या है, चार्ज है, आवेश, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, और ये कुछ दूरी पे है। अब हमें क्या निकालना है, एक इसकी एक्सिस पे, इसकी जैसे कि ये पॉइंट है P, यहाँ पे हमें फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है कि इसके जो एक्सिस है यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी या जो क्षेत्र तीव्रता है वो कितनी होगी। अब आपके पास यहाँ पे जो है डायपोल है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव है, A B। A क्या है, नेगेटिव Q, B क्या है, पॉजिटिव Q। ये दोनों 2a दूरी पे स्थित है, यानी दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2a। अब अगर हम बात करें, एक पॉइंट है, एक बिंदु है जहां पे हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए। जब भी हम यहाँ पे इन केसेस में जब हम टेस्ट चार्ज लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। हमारे पास एक चार्ज है जो हम बिंदु P पे लेके आए, जो कि आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है, जो पॉजिटिव Q है। अब जो आपका ये डायपोल है, डायपोल के बीच में सेंटर है O, वहां से इस बिंदु की जो दूरी है वो R है, ठीक है, यानी वो बिंदु का जो सेंटर है, केंद्र है, 0 जो है, ठीक है, जो सेंटर है इसका, उससे वो R दूरी पे स्थित है। अब अगर हम एक Q चार्ज को P पॉइंट पे लेके आते हैं और वो कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो जो यहाँ पे नेगेटिव Q है, अगर हम ये सोचे कि हमारे पास सिर्फ एक जो है ऋणात्मक आवेश है जो कि -Q है, तो इस ऋणात्मक आवेश के कारण ये जो P पे जो भी चार्ज होगा, जो कि आपका टेस्ट चार्ज है, वो क्या करेगा, एक अट्रैक्शन महसूस करेगा, आकर्षण महसूस करेगा, और वो जो फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। अब अगर हम ये सोचे कि हमारे पास सिर्फ +Q चार्ज है, तो इस कारण या इसके कारण जो आपका ये P पर टेस्ट चार्ज है ये रिपल्शन महसूस करेगा, ठीक है, तो जो फील्ड होगी वो इस तरफ लगेगी, यानी जो आपका -Q है उसके कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो -Q की तरफ लगेगा, और +Q के कारण जो है
दूर दूसरी तरफ, तो इसको हम E1 और E2 ले। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये जानते हैं, आपने ये पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट। अब आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, इस कारण E क्या होता है, बराबर हो जाता है K। पहले हम किसके लिए के ले रहे हैं, E1 के लिए, ठीक है। E1 किस तरफ है, किसके कारण है, प्लस Q के कारण E1 है, ठीक है। तो E1 जो है, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, K Q अपॉन, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, देख सकते हैं आप, P और B के बीच की दूरी R माइनस A, क्योंकि ये 2A है तो ये आपका A हो जाएगा और ये A हो जाएगा, तो ये आपका R माइनस A हो जाएगा, यानी R माइनस A का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं E2 की, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके कारण, माइनस Q के कारण। तो ये किसकी तरफ है, माइनस Q की तरफ। क्यों है, क्योंकि ये हमारा जो P पे जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, और जो माइनस Q है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। ये कैसे है, विजातीय आवेश, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे दूसरे को। तो इस पे जो फील्ड जो लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो K Q अपॉन R। अब जैसे डिस्टेंस देखें तो कितना आ रहा है, P से O तक R है, O से A स्मॉल a डिस्टेंस है, तो ये आपका हो जाएगा R प्लस ए, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हम टोटल फील्ड की बात करते हैं कि P बिंदु पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, E बराबर E1 प्लस E2, यानी E1 K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस E2 K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हैं कि नेट तो ये है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, ऑपोजिट है, तो ये क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका नेगेटिव में होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, विपरीत दिशा में, तो दोनों क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। तो दोनों क्या होंगे, आपके सबट्रैक्ट होंगे, E1 माइनस E2, ठीक है। अगर दोनों एक ही दिशा में होते तो क्या हो जाता, ऐड हो जाता, लेकिन ये क्या है, विपरीत दिशा में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस हो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो E बराबर आ जाएगा आपका, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। के क्यू के साथ R प्लस A का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरी साइड क्या होगा आपका, R माइनस A जो है के क्यू के साथ मल्टीप्लाई, R माइनस A का होल स्क्वायर। अब हम इसे खोल देंगे, सॉल्व करेंगे, के क्यू बाहर ले लेते हैं, R प्लस A का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2R, R माइनस A का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये इस तरीके से रहेगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे हम खोल देंगे, के क्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2R, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, डिनोमिनेटर में बचेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब E बराबर के क्यू 2RA प्लस 2RA 4RA हो जाएगा, अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 2
के आर 2QA, आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। 4 को 2 इंटू 2 पे आपको ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट की, P बराबर होता है Q इंटू 2A, या हम कह सकते हैं 2QA। तो इसकी जगह आप P लिख देंगे तो E हो गया बराबर 2KR P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। अब हम ये देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो R है वो बहुत बड़ा है 2A से, तो हम क्या करेंगे, जो आपका A है उसे हटा देंगे, E बराबर 2KRP अपॉन R4। यहाँ एक R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो E बराबर 2KP अपॉन R3। अब अगर आप K की वैल्यू रख देते तो E बराबर हो गया आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो ये केस है, एक्सेल का जो केस है, इसमें E जो है वो और R जो है उनके बीच का जो रिलेशन है वो ये है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके एग्जाम में आता है। तो बच्चों आज हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और जो हमने आज डेरिवेशन डिस्कस किया है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।